यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और वक्त हो गया है उन सवालों का जिनके जवाब मांग रहा है प्रदेश, जिनका जवाब मांग रहे हैं आप। ठंड बढ़ने के साथ ही फिजा जहरीली हो गई है जो धीरे धीरे जानलेवा हो जाएगी और न जाने कितनों को खतरनाक बीमारी दे जाएगी। शोध में यह भी सामने आया है कि भारत समेत दुनिया में कोरोना से होने वाली मौत 15% प्रदूषण की वजह से बढ़ गए, यानी कि जिंदगी का खतरा बढ़ गया है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि सियासी गलियारों में किसान और पराली हैं, चर्चा का विषय सिर्फ ये है। लेकिन उद्योग, गाड़ियों की बढ़ती संख्या, नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण कार्यों को इसमें अनदेखा कर दिया गया है और जिम्मेदार ठहरा दिया गया है किसानों को, जिम्मेदार ठहराया गया पराली को। अगर इन सब का खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो है आप, हम, यानी कि आम जनता। और ये कब तक चलेगा और कैसे इससे निजात मिलेगी, यही उत्तर मांगता है प्रदेश। दिल्ली एनसीआर से यूपी तक प्रदूषण का कहर, शहर शहर फिजाओं में घुलता जा रहा जहर। हर जगह प्रदूषण, जहां तक जाएगी नजर। प्रदूषण के जानलेवा कहर से क्यों है बेखबर? प्रदूषण के नाम पर सिर्फ किसान बदनाम, आखिर ठोस नीति क्यों नहीं बनाते हुक्मरान? इस जहर से निपटने का नहीं है बड़ा प्लान। सरकार के आदेश पर भी नहीं सुधरते अफसरान। पराली पर सख्ती, उद्योगों पर क्यों मेहरबान? प्रदूषण रोकथाम पर शोर, जनता क्यों हो परेशान? जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन? उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश चंद्र जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। विक्रांत चावला किसान नेता है, विक्रांत जी आपका बहुत स्वागत है। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी प्रवक्ता एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात को रखें। कौन जिम्मेदार है इस प्रदूषण के लिए? इसमें पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। सरकार को पहले से ही इस तरह की, जिस तरह का उन्होंने किसानों के खिलाफ, क्योंकि किसानों को उन्होंने एफआईआर करके किसान में जेल डालने की जो बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, इसके मतलब किसानों के साथ आप अत्याचार करना चाहते हो। जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, पहले से आपकी इसको रूपरेखा तैयार करनी चाहिए थी। आपने रूपरेखा तैयार नहीं की, आपने इसके ऊपर कोई रिसर्च करके कोई रास्ता नहीं निकाला और आपने सीधे सीधे किसान जो फसल पैदा करके देता है उसके ऊपर ही आपने एफआईआर करना शुरू कर दिया। अनुराग जी, आप अपनी बात को रखिएगा, अभी अपनी बात को रखिएगा। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने ही ये निर्देश दिए अधिकारियों को कि किसानों पर कार्रवाई ना किए जाए। आपको सिर्फ इतना करना है कि किसानों को जागरूक करें, जो भी केसेस हैं शायद वो वापस भी लिए जाएंगे। जी अनुराग जी, अपनी बात को रखें। तो बिल्कुल, जब समाजवादी पार्टी रोड पे आती है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हल्ला मचाते हैं कि नहीं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तब मुख्यमंत्री जगते हैं। मुख्यमंत्री हमेशा हर घटना में समाजवादी जब रोड पे आती है तभी जगेंगे। हाथरस की घटना में जब समाजवादी रोड पे, तब आपने बच्ची के लिए सीबीआई और वहां पे इंक्वायरी के बारे में सोचा। इसके मतलब कि सरकार अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना हो तो आप तो अभी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार जाग रही है, तो आप कह रहे हैं कि मैं आपसे अनुराग जी, जो जहरीली हवा उससे निजात कैसे मिलेगी? क्या आप वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र जिन पर काम करना चाहिए सरकार को, और आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया और हवा जहरीली है? सरकार को काम करना चाहिए था। जो उद्योग लगे हुए हैं उन उद्योग के बारे में सरकार को उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। उनमें हाईटेक जो टेक्नोलॉजी होती है उनके हिसाब से उनको वहाँ पे अपने पैमाने तय करने चाहिए था। जो इनका पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर में करप्शन कम होना चाहिए, क्योंकि अगर करप्शन कम होगा तो कम से कम वो उस पर निगरानी अच्छी तरह रखेंगे। सरकार की निगरानी सही नहीं है इंडस्ट्रीज के ऊपर में, या उद्योग बंधु जो उद्योग धंधे चला रहे हैं। अब अन्य लोगों को भी चर्चा में लाते हैं। आप अपनी बात रखिए अनुराग जी, कि आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं किया, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं किया, रूपरेखा नहीं थी, किसानों पर अत्याचार हुआ, ये तमाम फैक्टर्स, तमाम बातें आपने कही। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता को चर्चा में लाना चाहता हूँ। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आप सवाल पहला मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
क्या आपके घर में एयर फिल्टर या एयर प्योरीफायर तो नहीं लगा है? हाँ ना में पहले जवाब दीजिएगा, क्या एयर फिल्टर या एयर प्योरीफायर? मेरे घर में एयर फिल्टर लगा है, एयर प्यूरीफायर लगा है। तो फिर सर आप वो हवा तो आप भी ले रहे होंगे जो हम ले रहे हैं, जो आम जनता ले रहे होगी, प्रदूषित हवा, इसका जिम्मेदार कौन है? हम आम आदमी हैं, तो आम आदमी की तरह से रहते हैं। और ये सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे कि जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, ताकि डस्ट एयर पोल्यूशन का हिस्सा न बने। हरीशचंद्र जी सिर्फ कहने के लिए मत कहिए कि हमने निर्माण कार्य रोक दिए हैं या हमने पाबंदी लगाई। आप बताइए कौन सा प्रोजेक्ट आपने बंद करवाया, कौन से नेशनल हाईवे का काम रुकवाया आपने, कौन से उद्योग पर आपने पाबंदी लगाई कि आप इतने वक्त तक चलिए, आप धुआं कम करिए, बताइए। देखिए, जितने भी टेनरीज थे जो जल प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के, उन टेनरीज जो नदियों में टेनरीज का प्रदूषण करती थी नदियों को, उनको सबको रोका गया। अच्छा, रोक दिया गया है, आपने तो कदम उठा दिए, तो ये हवा इतनी प्रदूषित क्यों है? एयर क्वालिटी इंडेक्स ये 500 के पार कुछ हिस्सों में है, क्यों? कोई काम नहीं किया इनकी सरकार को, इतनी फुर्सत कहाँ है इनकी सरकार? जनता के बारे में सोचती कहाँ हो? जाति धर्म की राजनीति। एक मिनट हरीशचंद्र जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। अनुराग जी मैं आपको लाऊंगा चर्चा में। हरीशचंद्र जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कदम आपने उठाए हैं, आपने कंस्ट्रक्शन पर फिलहाल रोक लगाई है, तो फिर ये प्रदूषण क्यों है, हवा प्रदूषित क्यों है? अनुराग जी एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए। अनुराग जी फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। अनुराग जी नहीं, ये फिर नहीं। अनुराग जी मैं आपके पास लौटूंगा। हरीशचंद्र जी आप अपनी बात को रखिए, आज जवाब दीजिए। प्रदूषण पे योगी सरकार ने तो 2017 से लगातार प्रदूषण पे नियंत्रण किया है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो 16 के मुकाबले आज जो प्रदूषण पराली जलाने जैसी गतिविधियों से हो रहा था, अब आप उसमें बड़ा है। हरीशचंद्र जी अगर आपने अभी इस वक्त एबीपी गंगा नहीं लगाया अपने आसपास, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप एबीपी गंगा लगा दें, क्योंकि हम साथ साथ में ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, हम कुछ भी हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। हम एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं कि अलग अलग शहरों का, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग शहरों में क्या है वो दिखा रहे हैं। तो आप उसको देखें। मैं एक बार चर्चा में अन्य लोगों को ले आता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जिक्र किसी का हो रहा है तो वो हो रहा है किसानों का। किसी पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं तो किसानों पर लग रहे हैं कि प्रदूषण की असली वजह किसान है। और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता विक्रांत चावला जी जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, किसान ही पराली जला रहे हैं, किसानों की वजह से ही प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या कहना है? किसान को सुन लीजिए राजीव जी। सबसे पहले तो अच्छा ये आप विक्रांत जी आप अपनी बात को रखिएगा सर। एक बड़ी खबर है, पहले एक बड़ी खबर का रुख करें, मैं उसके बाद आप ही का जवाब लूंगा। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को दे देते हैं कि एबीपी गंगा की मुहिम का असर हुआ है प्रदूषण पर। एबीपी गंगा ने जो मुहिम चलाई है, जो लगातार हम सवाल उठा रहे थे, उसका असर ये हुआ है कि किसानों के ऊपर केस को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए। जो केसेस लगे हैं कुछ दिन पहले किसानों पर, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अफसरों को कह दिया गया है कि पराली जलाने को लेकर समझाएं, सिर्फ समझाएं, दुर्व्यवहार ना करें। किसानों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने बड़ा जो निर्देश दिया है। उन्नाव में पराली जलाने पर 26 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और कई जगहों पर केसेस में है। वैसे में मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान, ये बड़ा आदेश, बड़ा निर्देश कि दुर्व्यवहार नहीं करना है, कार्रवाई नहीं करने, समझाना है। अब बैक टू हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए विक्रांत चावला जी। तो हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि किसानों की सबसे ज्यादा बात हो रही है, सबसे ज्यादा दोष किसी पर मढ़ा जा रहा है तो किसानों पर मढ़ा जा रहा है कि जब भी पराली जलाते हैं उसके बाद से सभी जगह पर धुआं कर देते हैं आप लोग। राजीव जी मेरा इसमें ये कहना है कि चलिए ठीक है, कुंभकर्ण की नींद से योगी जी जागे, ही अच्छा लगा। और किसान को आप जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मैं किसान का बेटा हूं और पराली हम लोग बचपन से जलाते आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ जब कहीं वहाँ गांव में माहौल खराब हुआ हो। मैं तो न्योता देता हूँ मुख्यमंत्री को, मेरे गांव आए, एक रात सोकर देखें और वहाँ की व्यवस्था और ठंडी हवा लें। दूसरी बात, आप कह रहे हैं आप मुकदमे वापस ले लेंगे, आप कह रहे हैं कि किसान पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप मेरे यहाँ आइए, मेरा जिला शामली है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैंने लास्ट वीक बोला जब वो मुकदमे हो रहे थे। नहीं ये बात तो लेकिन आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि पराली जलाई जा रही है। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि पराली जलाई गई है बहुत जगहों पर। ये भी स्वीकार करना कि उसका असर पड़ता है पर्यावरण, प्रदूषण पर।
अनुराग जी मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं चर्चा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्लियर कट बोला कि हमें सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की एनजीटी की गाइडलाइन है और उत्तर प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शन है मुकदमे दर्ज करने का। अब खाली वहां भाषण देने से नहीं होगा, आप लिखित में क्या भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिले में, उस पर हम समझेंगे कि आप लिखित में आदेश दिए मुख्यमंत्री को, आप संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ बयान मत दीजिए, आप आदेश दीजिए। ठीक है, मैं ध्रुव सेन जी को लाना चाहता हूं, ऐसे पर्यावरण विद प्रोफेसर ध्रुव सेन जी। अनुराग जी लास्ट मिनट मैं आपके पास आऊंगा विक्रांत जी। प्रोफेसर ध्रुव सेन जी, वो क्या क्या कारण है, चूंकि आप बहुत करीब से पर्यावरण को सालों से देखते आए हैं, और सालों से क्या ऐसी स्थिति हर साल यही स्थिति इस महीने में होती थी, या अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, औद्योगिकीकरण हो रहा है, ये क्या क्या फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं? और इस वक्त जो ये प्रदूषण है, ये जो हवा जहरीली है, क्या क्या फैक्टर, क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ये प्रदूषण है? देखिए, ये हम सब लोगों को पता है कि जो वायुमंडल की अशुद्धियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उसके कारण होते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के सारे मैकेनिज्म है, चाहे वो एयरवेज हों, चाहे वो रेलवेज हों, चाहे वो रोडवेज हों, उसके कारण होता है। जो फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, कोयला वगैरह कहीं जलाया जाता है खाना वगैरह बनाने के लिए, या लकड़ी वगैरह जलाए जाते हैं, उसके कारण होता है। और जो निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन, उसके कारण होता है। तो 3 तो ये मुख्य कारण थे जिनके कारण की एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन होती थी। पिछले कुछ समय से, या हम कह सकते हैं कि कई दशकों से, लेकिन काफ़ी उसका इम्पैक्ट कुछ सालों से ही दिखाई दे रहा है। पराली भी एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया है, जिसके कारण कि अचानक जाड़े के दिनों में जैसे ये शुरुआत होती है, और ये समय इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जैसे ही तापक्रम कम होता है, हवा सिकुड़ती है, और जैसे ही हवा सिकुड़ती है वैसे ही जो भी डेंसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और जो भी पोल्यूटेंट्स अगर मान लीजिए कि बिखरे हुए हैं, वो 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 10 पोल्यूटेंट्स हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वही 10 मीटर में अगर 10 पोल्यूटेंट आ जाएं तो हर मीटर में आपको 1 पोल्यूटेंट दिखाई देने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही तापक्रम जाड़े के दिनों में डाउन होता है, इस तापक्रम के गिरने के कारण, चाहे वो लानिना के कारण गिरे, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण गिरे, चाहे वो ठंड बढ़ने के कारण गिरे, जैसे ही तापक्रम गिरता है हवा सिकुड़ती है और डेंसिटी बढ़ती है, और ये पोल्यूटेंट्स। ठीक है प्रोफेसर ध्रुव सेन, हम आगे आपसे ये भी जानेंगे। अभी आप फैक्टर्स बता रहे हैं कि कारण क्या क्या होते हैं, लेकिन इससे बचना कैसे है, और क्या सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है? ये कह तो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन विपक्ष क्या ये मान रहा है, ये भी हम जानेंगे। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और बिना देर के एक बार फिर से चर्चा करो करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास ही आना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले जब सवाल पूछा बीजेपी प्रवक्ता से, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से, तो वो कह रहे हैं कि हम तो तमाम कदम उठा रहे हैं, तमाम कदम अब तक उठाए गए। तो आपको लगता है कि सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, और जो कदम उठा रहे हैं उसका असर दिखेगा कम से कम 1-2 दिन में, या कुछ 1 हफ्ते के बाद तो कम से कम? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को पता होता है, और सरकार को पता होना भी चाहिए कि जब वो सरकार में है कि अभी जब चूंकि फसल कटने का समय है और पराली भी आएगी और समस्या भी आएगी समाज के अंदर में, चूंकि पॉल्यूशन तेजी से समाज के अंदर में बढ़ रहा है, तो इस सरकार को 1-2 महीने पहले से जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे उद्योग धंधे हैं, कंस्ट्रक्शन हैं, रोड पे जो गाड़ियां चल रही है, या इतने और किसी वजह से जो हो रहा है, सरकार को पहले उसके उपाय सोचने चाहिए। अब जब पॉल्यूशन हो गया तब सरकार कह रही है 1-2 दिन में दिखाई देगा, क्योंकि ये बोलने वाली सरकार, करने वाली तो सरकार है नहीं। 2 दिन बाद भी आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, 2 दिन बाद भी हरीश जी को बुलाएगा तो ये फोन भी नहीं उठाएंगे, ये चुप हो जाएंगे, क्योंकि सरकार को करना कुछ नहीं, बोलना है। बोलने में क्या जाता है? इन्होंने बताइए, इनको कुछ समझ नहीं आया, मुख्यमंत्री जी को किसानों पे एफआईआर करना शुरू कर दिया। आप सरकार है, इनको इतनी समझ नहीं, आप मुझे बताइए, एफआईआर कर रहे हैं आपने क्या किया था? पुरानी आपने एयर पोल्यूशन कर दिया था। अरे आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सरकार है, जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे पोल्यूशन बोर्ड आपके पास टेक्निकल लोग नहीं है, या योगी या आपके पास क्षमता नहीं है, या आप करना नहीं चाहते?
24 घंटे आप जाति धर्म की राजनीति करते हैं तो कहाँ से जनता की समस्या की बात करेंगे आप? जब हमने आपको राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हल्ला मचाया कि भैया किसानों पे FIR क्यों कर रहे हो, आपको चैलेंज किया किसानों पे FIR बंद कीजिए वरना आपके खिलाफ हम नोट करेंगे। तब आपने अभी आपके मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि भैया जल्दी से FIR वापस करो किसानों के ऊपर में। यार ये बात हमें विपक्ष से रहते हुए हमें आपको बताना पड़ता है कि आप किसानों पे FIR मत कीजिए, कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसानों पे FIR न करते रहे। बिल्कुल अनुराग जी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है बताने की, और नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि वो भी देखें कि कदम किस पर और किस तरह का उठा रहे हैं। हरीशचंद्र जी, आप ही को दे रहा हूं मौका, आराम से अपनी बात को रखिए, एक एक करके नहीं हरीश, हमारा आपको अन्न मिलता है, हमें आपको खाना मिलता है, जो उद्योग धंधे चला रहे जो बिजनेसमैन जिनके साथ आप खड़े हो बंद का अनुराग जी सुन लेते हैं अनुराग जी सुन लेते हैं हरीशचंद्र जी को, क्योंकि आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, उनकी आवाज दब गई है आपकी बात में। ठीक है अनुराग जी, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हम तो जलों का छिड़काव करा रहे हैं जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं। किसान पे FIR मत करो, महिलाओं पे अत्याचार मत करो, रोजगार की बात करो, कोरोना काल की मौतें हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आलू प्याज के दाम बढ़ा दिए गए। मैंने हर बात समाजवादी जब रोड पे आएगी तब जाके आप जगोगे, फिर सरकार में क्या जनता की आप मदद नहीं कर सकते, जनता ने आपको सरकार में बैठाया, समाजवादी पार्टी सरकार तो सारी व्यवस्थाओं नहीं करना चाहते, जनता को परेशान आप जितनी परेशान सब जनता को ही दोगे वाली समाज की सरकार है भाई। ये तो जनता के लिए सहूलियत पैदा करने आप लोगों के लिए सरकार चला रहे क्या? अनुराग जी चला रहे क्या? सरकार किसानों की नहीं है क्या? सरकार आम आदमी की नहीं है क्या? सरकार में महिलाओं के ठीक है एक एक करके अगर अपनी बात को रखेंगे तो बेहतर रहेगा ना सर। एक तो वक्त की कमी है और मैं नहीं चाहता कि जो पूरी की पूरी चर्चा, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, ये इसी तरह से जाया हो जाए। प्लीज मैं ये नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप सीनियर राजनेता हैं, आप लोग सीनियर लीडर हैं, मैं आपके पास लौटूंगा, दोनों के पास, आप दोनों के पास जो मैं लौटूंगा, मैं विक्रांत जी के पास जाना चाहता हूं, किसान नेता विक्रांत जी। हर साल पराली जलाई जाती है, हर साल ये समस्या होती है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? जलाना ही जरूरी है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है? दूसरे विकल्प की जरिए पराली को खत्म किया जाए और जान भी छूटे, क्योंकि सारे आरोप फिर आप ही लोगों पर लगते हैं, किसानों पर लगते हैं। देखिए मैं हमेशा ज़मीन की बात करता हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें जो अभी दोनों हमारे नेता कर रहे थे, एक दूसरा पक्ष रख रहे हैं, एक दूसरा, राजनीति की ज़रूरत नहीं है। आज 3 महीने ये काम चलेगा तो हम लोग सब आ गए इस पर चर्चा करने। पिछले 9 महीने क्या चर्चा हुई, ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। पूरे देश का बजट राजनीतिक दलों के पास रहता है, इसलिए शायद विक्रांत जावला काम नहीं कर सकता, वरना विक्रांत जावला का मन हो, राजीव जी का मन हो, हम ही कर दें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि हमारे बच्चे भी इसी तंत्र में बड़े हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें, आने वाली पीढ़ी जो है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देखे। करवा चौथ पे चांद 8:12 पे दिख गया था, लेकिन 9-12 तक मेरे देश की महिलाओं को, सम्मानित माताओं बहनों को चांद नहीं दिखा। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारा देश आगे आने वाले समय में देखने वाला है। ये हमारे सीनियर नेताओं को समझना चाहिए। यहाँ बातें तो खैर सभी कर रहे हैं, लेकिन बातों पर ना तो अमल हो रहा है, ना तो किसी तरह का कोई काम हो रहा है। मैं एक बार फिर से जमीनी बात, प्रोफेसर ध्रुव सेन जी आपके पास आना चाहता हूं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी मसला ये है कि सुलझे कैसे ये जो समस्या, ये जो विपत्ति है, ये इससे निजात कैसे मिले? क्या क्या काम सरकार को करने चाहिए? मैं चाहता हूं कि एबीपी गंगा जो भी अधिकारी इस वक्त देख रहे हो, मंत्री देख रहे हो, तो उनको ये बात पहुंचे कि उनको क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या क्या स्टेप आपको लगता है कि सरकार ने उठा लिए हैं और अभी क्या क्या उठाने चाहिए पड़ेगी मंत्रियों को? देखिए, पहला स्टेप तो यह है कि क्योंकि पराली के कारण ये इंटेंसिफाई हुआ है, इसलिए उसको जलाने पे अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि ऐसे कोई भी निर्माण कार्य जिनके देख लिए जाएं, निर्माण कार्य भी बहुत तरीके के होते हैं। एक निर्माण कार्य होता है जिसमें कि धूल और डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है, जैसे मान लीजिए कहीं मार्बल की कटाई हो रही हो, टाइल्स की कटाई हो रही हो, कहीं मिट्टी की भराई हो रही हो, कहीं केवल अगर ईंटा जोड़ा जा रहा है अगर और प्लास्टर हो रहा है तो उसमें उतना नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं पे टाइल्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन पर रोक लगनी चाहिए, पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। हरीशचंद्र जी, आपने क्या क्या कदम उठाए, कितने कंस्ट्रक्शन रोके आपने? और पराली जलाने पर तो खैर रोक है, लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन कितना रुकवाया? उद्योग धंधों पर कितने आप लोगों ने कड़ी कार्रवाई की है कि वो धुआं ना फैलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं? और वो वाहन जो कि जरूरत से ज्यादा
पोल्यूशन कर रहे हों उनके ऊपर भी रोक लगाई जाए। ठीक है जी। हरिश्चंद्र जी, मामले पाए गए सारे नगर निगम जहाँ पे कूड़े को लोग जला देते थे उन सब पे कार्रवाई की, सख्ती से रोक लगाए। ठीक है, जहाँ पे वो निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसमें डस्ट उड़ने की होती है, जहाँ मिट्टी का भराव हो, मिट्टी की खुदाई हो, इस तरह के भी जो निर्माण कार्य हैं उनके भी हरिश्चंद्र जी, अगर आप इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देख लेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, कुछ नहीं रुका है। हरीश जी को पता ही नहीं है उनकी सरकार कहाँ बताती है कुछ। हरीश जी को कहाँ मालूम है उनकी सरकार क्या कर रही है। उनकी सरकार बस एक ही काम करती है, कैसे नफरत की राजनीति करनी है। अरे जनता की समस्या की समाधान करती कब है भाई? आप हरीश जी बता नहीं पाएंगे कि आपकी सरकार ने क्या क्या उपाय सुझाए हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने कोई उपाय नहीं सुझाए हैं। अभी सरकार का चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने विरोध किया कि किसानों पर आप FIR क्यों कर रहे हो, तब जाके आपकी सरकार जगी है डर के मारे। वो तो समाजवादी का इतना डर होता है तब जाके आप अपने जो आपके आदेश है उसको सुधार के उनको पूरी तरह से डाइल्यूट करने का काम किया है। महिलाओं पर भी अत्याचार भी बढ़ती रहे, लूटमार भी बढ़ती रहे। ग्रीन एरिया की बात है, समाजवादी ना हो तो आप उत्तर प्रदेश का इस तरह के को क्या बनाना चाहते हैं? करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण 100 करोड़ की संख्या में किया गया। चलिए, वक्त की कमी है, मुझे अब माफी के साथ आप सभी को रोकना होगा, लेकिन इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह जी आपका, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आपका, विक्रांत चावला जी आपका और अनुराग भदौरिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो खाना महंगा, पानी प्रदूषित, एक हवा थी जिसके लिए पैसे देने नहीं पड़ रहे थे, लेकिन अब फिजाओं में जहर घुला हुआ है। वक्त रहते सरकारों ने जरूरी कदम नहीं उठाए, हालांकि दावा कर रहे हैं, लेकिन वक्त रहते अगर वाकई कदम नहीं उठाए तो जनता को या तो ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त देने की तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर हर घर एयर प्योरीफायर लगा देने चाहिए। नमस्कार।